डॉक्टर स्पीक के आज के शुमारे में नाजरीन आप सबका खैर मकदम है। अपनी मेज़बान मुबशिर रफ़ाई का खुलूस भरा सलाम कबूल फरमाएं। प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक आज भी हम कोरोना वायरस से मुतल्लिक बात करेंगे। हमारी कोशिश रहती है कि इस वबाई बीमारी से मुतल्लिक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप तक पहुँचाएँ। इसके अलावा आज जो बात होगी वो होगी गुर्दों के अमराज के बारे में। नाजरीन आप इस वक्त इस प्रोग्राम में बराह रास्त शिरकत कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है कोरोना से मुतल्लिक या गुर्दों के अमराज से मुतल्लिक, तो उसके लिए आप हमारे टेलीफोन नंबरात डायल कर सकते हैं और अपने सवालात पूछ सकते हैं। हमारे जो 2 टेलीफोन नंबरात हैं वो आपकी लाइंस खुली रहेंगी। आप टेलीफोन नंबरात नोट कीजिए, आपकी स्क्रीन पर हैं। 0194-248-1813, दूसरा नंबर है 0194-248-1832। इन नंबरात पर आप कोरोना से मुतल्लिक या गुर्दों के अमराज से मुतल्लिक कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारे आज के जो मेहमान डॉक्टर साहब हैं वो आपके सवालात का जवाब देंगे। आज के मेहमान का तारुफ कराई देते हैं। हमारे स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं वादी के मारूफ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मुजम्मिल लतीफ़ बांढे साहब। आप कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के नेफ्रोलॉजी शोबे में, और इस वक्त शरीन बाग के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुबशिर साहब। डॉक्टर साहब आजकल के ज़माने में, आजकल के इस दौर में जहां लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो लोगों को बहुत ख्याल रहता है अपनी सेहत का और इसको फिट रखने का, लेकिन कहा जाता है कि किडनीज आर द मोस्ट नेग्लेक्टेड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ऐसा क्यों है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोगों को किडनी की फंक्शन या इसकी अहमियत के बारे में ज़्यादा इल्मियत नहीं है। तो आगाज़ में हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप हमें और हमारे नाजरीन को कुछ सादा और मुख्तसर अल्फाज में ये बताएं कि इंसान के जिस्म में गुर्दों का क्या काम है और क्या अहमियत है इनकी। देखिए, बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म चलता है जी, वो एक होम्योस्टेसिस मेंटेन होती है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है जी, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स की डिफरेंट फंक्शंस है। आपने किडनी की बात की जी। गुर्दों का जो बेसिक यूनिट होता है, जो फंक्शनल यूनिट होता है जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन, जी, उसके अपने अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। जी, इसमें एक ग्लोमरुलस होता है, उसके बाद ट्यूबुल होते हैं, ट्यूबुल के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिनका काम ये होता है कि बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, जी, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स हो, टॉक्सिन्स हो, या आप कोई ड्रग ले रहे हो, उसका मेटाबोलाइट जो है या टॉक्सिन्स जो है वो एक्सक्रीट करने के बॉडी के पास प्राइमरली 2 मैकेनिज्म्स होते हैं जी। एक लिवर और एक किडनी, जिसमें ज्यादातर रोल किडनी का ही होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की एक इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो किडनी पे है। वेदर इट इज टू गेट रिड ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स, जी, मेटाबोलाइट्स, जी, ड्रग मेटाबोलाइट्स जो इंसान मेडिसिन ले रहे हो उसकी। सो इस हिसाब से एक ये जो ऑर्गन क्रॉस टॉक होती है, ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गन्स का आपस में जो है तालमेल है, जी। इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट किडनी है। किडनी का है। डॉक्टर साहब मोटे तौर हम ये समझें कि जो हमारा जो मोटे तौर ये समझ सकते हैं कि जो हम खाते पीते हैं, कोई मेडिसिन लें, कोई फूड लें, तो उसमें बॉडी उतना ही एक्सेप्ट करेगी, उतना ही एब्जॉर्ब करेगी जितना ज़रूरत हो, और जो बाकी बचता है उसको बॉडी से बाहर निकालना है, उसमें किडनी का एक अहम रोल बनता है। हम इसमें मजीद बात करेंगे। एक कमर्शियल वक्फे के लिए रुकते हैं। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। इस ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बात हो रही है किडनी के अमराज के बारे में। डॉक्टर साहब अभी आपने किडनी का जो बुनियादी फंक्शन है हमारी बॉडी में वो समझाया, लेकिन ये भी कहा जाता है कि इंसान के ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में किडनी का एक अहम रोल बनता है। इसको ज़रा समझाइए, ये इसकी वजाहत करें। देखिए, प्राइमरीली जो ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है बॉडी में, जी, इसके लिए एक न्यूरो हार्मोनल एक्सिस होती है और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट और वाटर कितना बॉडी में है, पर्टिकुलरली सोडियम, इसका बैलेंस चलता है। जी, फॉर एग्जांपल कोई
जब फॉर एग्जांपल कोई एक्स्ट्रा एक्सर्शन करे जी सो ही लूजेस इलेक्ट्रोलाइट्स, ही लूजेस वाटर। जी तो बॉडी में एक मैकेनिज्म ऐसा बना है जो इंसान को थर्स्ट एग्रीवेट करता है, जी वो पानी पीता है, उसकी वजह से इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम रिप्लीट होता है। जी सिमिलरली किडनी में कुछ ऐसे हार्मोन निकलते हैं जिसका नाम रेनिन है, जी। वो एक अपनी एक्सिस चलाता है, वो उसकी एक एक्सिस होती है जो किडनी फंक्शन को, जो किडनी के मैंने अभी से आपको बोला कि नेफ्रॉन फंक्शनल यूनिट है, जी उसके डिफरेंट ट्यूबुलर कंपोनेंट्स पे एक्ट करता है ताकि इलेक्ट्रोलाइट रिअब्सॉर्ब हो, वाटर बैलेंस मेंटेन हो, जी। ताकि ब्लड प्रेशर और इंट्रावास्कुलर इसको वॉल्यूम हम मेंटेन मजीद हो। समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले सिलसिला शुरू करते हैं। आज के कॉल्स प्रोग्राम की पहली कॉल मौसूल हो चुकी है। इस वक्त हमें बारामुल्ला से गुलाम हसन साहब कॉल कर रहे हैं। जी गुलाम हसन साहब, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी बताइए आप। जनाब मे यूरिन हाँ हाँ यह नेरा कंटिन्यू मतलब लेदुर तो अमिस तो किडनी पे दब असर वसर तो पेशाबस कह टेस्ट वगैरह करनोमुत कुछ साथ ब्रोट करनो में एक दो तो मोद कैल्शियम गसान लॉस कैल्शियम लॉस गसान तो वनकस तुम पेशाब सह लेदुर आसान लेदुर नेरा मज कुछ साथ गसान ये मतलब आपकी एज की गुलाम हसन साहब डॉक्टर साहब यन क्या तुम पृछुन तिमन दियो तुम जवाब। गुलाम हसन साहब अस्सलाम वालेकुम, आपकी एज कितनी है? बस 52 तय मा छु कहां बे तकलीफ शुगर या प्रेशर? गावट वस आसान हाँ हाँ आन बे गमे पारोस गो कोरोना इफेक्टेड हाँ हाँ तो ते पता नन्या में ता शुगर के अच्छा 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 तो सच कंट्रोल से मतलब में 195 या 90 आसान। बिल्कुल गुलाम हसन साहब तुहद करो सठा शुक्रिया प्रोग्रामस में शिरकत करने खतर। पेशाब क्या तुम लेदुर आसान मुसलसल बूझो पन्ने सवाल जवाब दिन डॉक्टर साहब क्या कहेंगे आप? देखिए मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि जो किडनी का मेन काम होता है इस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का, जी जी है ना। तो अकॉर्डिंगली इंसान कितना हाइड्रेटेड है उसके हिसाब से ही यूरिन बनता है। जी सो नॉर्मल यूरिन आउटपुट का एक रेंज होता है, जी मान लो 500 ml से लेके तकरीबन 2 लीटर तक, जिसमें ये जो टॉक्सिन्स या मेटाबोलाइट्स जो अनवांटेड हैं जो हमें एक्सक्रीट करने हैं, ये इसमें एक्सक्रीट होते हैं। तो यूरिन डिस्कलरेशन के जैसे ये कॉलर अभी बता रहे थे जी सो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है ये कितने हाइड्रेटेड हैं। जी दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि कुछ एक मेडिसिन ऐसी होती हैं जो अगर किडनी फंक्शंस नॉर्मल भी हैं जी तब भी यूरिन डिस्कलरेशन हो सकती हैं, जैसे कॉमनली ओवर द काउंटर ड्रग्स यूज होती हैं जी जैसे कि मल्टीविटामिन्स। जी जी बिल्कुल। दूसरा इन्होंने लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने हाईलाइट की कि इनको शुगर है जी तो इसलिए, और गाउट भी इन्होंने गाउट जिक्र भी किया है, कि जी, गाउट भी, जी। तो ये भी इनको यानी कि 2 इनको रिस्क फैक्टर्स है किडनी फंक्शंस को डिरेंज करने के लिए। जी सो इफ ही इज वेल कंट्रोल्ड विद हिज ब्लड शुगर्स एंड ही इज विजिटिंग हिज डॉक्टर वेल, अगर ये रेगुलरली अपने डॉक्टर साहब को फॉलो करते हैं। दूसरा, अगर इनका यूरिक एसिड कंट्रोल में है और अगर इनको कोई स्टोन वगैरह नहीं है तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, अभी जो इन्होंने टेस्ट करवाया है और उनको बताया गया है कि आपका कैल्शियम लॉस हो रहा है, और अभी अगर आप इनको मशवरा दें कि इमीडिएटली इनको क्या करना चाहिए? देखिए आप इन्होंने कैल्शियम की बात की जी तो एक्चुअली वाकई में इनको यूरिनरी कैल्शियम एक्स्ट्रा एक्सक्रीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, जी उसके लिए उनको कुछ स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस करने की जरूरत है, जिसमें 24 आवर यूरिनरी इलेक्ट्रोलाइट्स किए जा सकते हैं। यानी कि 24 घंटे का 24 घंटे जितना भी ये यूरिन पास करेंगे वो जमा करना है, वो जमा करना है, उसके टेस्ट होंगे, उसमें देखा जाएगा कि वाकई में इनको कैल्शियम एक्सक्रीशन ज्यादा हो रही है या नहीं। इनके लिए क्या रहेगा? जैसे आपने हाइड्रेशन की बात की, तो पानी ज्यादा पीना या कम पीना, इनके लिए क्या मशवरा रहेगा? देखिए मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि बॉडी में ये मैकेनिज्म है कि वो इस मकदार में यूरिन फॉर्म कर सकता है जो इनफ है अपने मेटाबॉलाइट्स को एक्सक्रीट करने के लिए। सो अगर ये हाइड्रेटेड हैं और कोई मल्टीविटामिन वगैरह नहीं ले रहे हैं और इनकी रीनल किडनी फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है और इनको कोई स्टोन नहीं बनी है तो कोई दिक्कत नहीं है जी। अदरवाइज अगर ऐसा है वाकई में है कि कैल्शियम इनके यूरिन में ज्यादा है, देन वी एक्चुअली हैव टू इन्वेस्टिगेट दैट, दैट इंक्लूड्स ए यूरोलॉजिकल वर्क। बिल्कुल बिल्कुल। पीरबाग से एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, आप हैं गुलाम जिलानी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिलानी साहब क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब बिल्कुल बिल्कुल हजरत। डॉक्टर साहब मे एज 55 वरी, वेट में 105 किलो, वेट में वारिया तो डॉक्टर साहब मगर मे मज पेशाब यूं तूता ज्यादा दोह बह 8 दह
मुझे कि बस दोस अफ करान रात कर कहें बसान मे किडनी कम करान मे बसान नमा चर्ब खोत पीड़ित नमा मगर मे कोर LFT KFT सह द्राव मे ठीक मगर फैटी लिवर द्राव मे तक तो मगर किडनी टेस्ट द्राव मे फंक्शन ठीक तो मैं वो मे क्या मे ग पेशाब चोर मे ग कम बिल्कुल जिलानी साहब सेठा शुक्रिया तुहद करो वलियो बोजो डॉक्टर साहब क्या जवाब दिन तुम जिलानी साहब की जो प्रॉब्लम है यूरिनेशन कभी ज़्यादा फ्रिक्वेंट होता है और कभी कम। देखिए जैसे इन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया कि इनका वेट बहुत ज़्यादा है जी। अभी आप प्रोग्राम के स्टार्ट में ये कह रहे थे कि किडनी एक नेग्लेक्टेड ऑर्गन है जी। एक्चुअली किडनी के तकलीफ जो मैं ये ज़रूरी नहीं है कि यह ज़रूरी कि मन आज किडनी हंद तकलीफ मगर बहुत वनान कि जी किडनी हंद तकलीफन हंद मेन वजह आसान डायबिटीज़ हाइपरटेंशन तो मजीद कह डिफरेंट डिजीज और हैं लेकिन प्राइमरली ये दो चीज़ें हैं जी। ओबेसिटी पर से एक इंपॉर्टेंट ओबेसिटी मतलब को ओवरवेट जो इनका BMI अच्छा खासा होगा क्योंकि इनका 105 किलो बताया इन्होंने उसका भी किडनी पे असर होता है जी। ग्लोमेरुलर फंक्शंस डिरेंज होती है जी। ग्लोमेरुलस को डैमेज होता है विद बिकॉज ऑफ ओवरवेट तो इनको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। अगर इनका ये कह रहे थे कि इन्होंने KFT कराया वो ठीक था इन्होंने LFT कराया वो फैटी लिवर है लेकिन इनको यूरिन एग्जामिनेशन भी करना चाहिए कि इनको यूरिन में प्रोटीन तो लॉस नहीं हो रहा जी क्योंकि ओबेसिटी से रिलेटेड यूरिन में प्रोटीन एक्स्ट्रा लॉस हो सकता है वो एक किडनी तकलीफ का बाइस बन सकता है जी। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हैं लाल बाजार से बिस्मा जी अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मा जी अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। जी एक्चुअली मेरे पापा का ट्रांसप्लांट 2016 में हुआ है जी। वो खाते हैं पैनक्रास सेल्सेप वाइसलोन। आप मुझे बताइए पहला सवाल ये है कि इन तीनों में से स्टीरॉइड कौन सा है जी ठीक है और दूसरा मेरा सवाल ये है कि आज हमने उनका टेस्ट करवाया उनका यूरिक एसिड 7.11 आ रहा है जी। तो आप मुझे बताइए उसके लिए हम क्या करेंगे उनको ऐसे तो वो प्रिकॉशंस लेते हैं उन्होंने दोनों डोजेस भी करवाए वैक्सीनेशन के जी और दवाई भी ले रहे हैं अपनी टाइम पे खा रहे हैं जी जी। तो मैं जानना चाहती हूँ जी बिस्मा जी कुछ डॉक्टर साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं आप लाइन पे रहें जी। बिस्मा जी आपके जो वालिद साहब हैं इनको इनकी एज कितनी है? इनकी 68। इनको शुगर या ब्लड प्रेशर की तकलीफ भी है या नहीं? ब्लड प्रेशर रह चुका था लेकिन उसके लिए वो दवाई खाते हैं। इनका किडनी फेलियर का रीजन आपको बताया गया है या नहीं? किडनी फेलियर का इनका रीजन यही हाइपरटेंशन था। ओके और इनकी आज यानी कि पोस्ट ट्रांसप्लांट अभी 3 साल 4 साल हो गए हैं इनकी किडनी फंक्शन नॉर्मल है यानी कि क्रिएटिनिन लेवल सब ठीक है? क्रिएटिनिन वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है इनका। चलिए बिस्मा जी बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। अपना सवाल का जवाब सुनिए जी। देखिए इनका सवाल था कि ये जो 3 ड्रग्स इन्होंने नाम लिए ठीक है ये इम्यूनोसप्रेसेंट्स हैं जी और स्टैंडर्ड जो यानी कि प्रोटोकॉल जो है एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल है पोस्ट ट्रांसप्लांट ताकि ये किडनी बची रहे जो इनको ग्राफ्ट किडनी मिली है उसके लिए ये मैंडेटरी है जी। तो इनमें से जो 3 नाम इन्होंने लिए उनमें से स्टेरॉइड वाइसोलोन है। ये कह रहे थे कि स्टेरॉइड इसमें क्या है तो वाइसोलोन है जी। दूसरी चीज इनको किडनी फेलियर हो चुका था और उसके बाद ट्रांसप्लांट हुआ उसका मतलब ये भी है कि इनको तब भी रेगुलर सर्वेलेंस में रहना चाहिए। आपने कंसल्टेंट जो इनको देख रहे होंगे ट्रांसप्लांट फिजिशियंस या नेफ्रोलॉजिस्ट ये देखने के लिए मॉनिटर करने के लिए कि इनको रेगुलरली किडनी फंक्शंस टेस्ट होते रहे इनका जो ड्रग लेवल है वो होता रहे टैक लेवल हम बोलते हैं जो कराना पड़ता है तो उसको एक थेरेपेटिक इसमें लेवल में रखने के लिए जी। और यूरिक एसिड इन्होंने एक और चीज कही जी 7.11 है 7.1 एक्चुअली इनका जो यूरिक एसिड के एलिवेशन का रीजन बहुत सारी चीजें होती हैं चाहे ओवर प्रोडक्शन हो या किडनी का फंक्शन कम करे और एक्सक्रीट कम हो जी। तो अगर इनको रिपीटेडली यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता गया या ट्रेंड बढ़ने का देन वी माइट नीड टू एड अ ड्रग फॉर गेटिंग द यूरिक एसिड लेवल डाउन जी। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है इनके रिपीट में कम आ रहा है या स्टेबल हो रहा है तो इनको और कोई स्टोन नहीं यूरिक एसिड की स्टोन नहीं है देन इनकी जो ट्रीटमेंट चल रही है वो ये कंटिन्यू करें और अपना रेगुलर चेकअप भी कराएं जी बिल्कुल। अगले कॉलर से बात करने से पहले नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं। मम्मी की छुटकी डैडी की गुड़िया पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया खट्टी मीठी बातें
सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश। इस घर की बेटियां। खुश है ये आसमां जमीन, हर तरफ छाए हैं हम ये, ऐसी कूल है अपनी कहानी, झिल करके जीनी जवानी, झलने दे बस दिल की मनमानी। अमूल कूल chill your दिल, अमूल कूल chill your दिल, अमूल कूल chill your दिल। एक बार फिर आपका खैर मकदम है नाजरीन। हमारे साथ इस वक्त एक और कॉलर टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ये बांदीपोरा से हैं मंजूर अहमद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मंजूर साहब अपना सवाल बताइए क्या है आपका। सर मैं जो रात कौशिक पे था। बिल्कुल बिल्कुल मंजूर साहब प्रेशर पन क्या शुन मैं जो रात तरम ये हाइलैंड उन दाग। अच्छा सिर्फ रात कर मगर सुधी अली 3-4 बजे। अच्छा दोह से आसान ठीक है दोस्त ठीक शाम आइडियो दो तो मश बेकुन किस्म कह तकलीफ कब्ज रोजान। मंजूर साहब सठा शुक्रिया तुहद कॉल करने खतर। बूझो डॉक्टर साहब क्या मशवर दिन तुम डॉक्टर साहब क्या मशवरा देंगे मंजूर साहब को। देखिए इन्होंने अपना ये कोमोबिलिटीज तो नहीं बताई, इनको क्या और कोई तकलीफ तो नहीं है। खैर अगर ये प्रिज्यूम कर लिया जाए कि इनको और कोई तकलीफ नहीं है जिस हिसाब से ये बता रहे थे, वरना ये हाईलाइट करते इम वना हाइलेंशम पेन आसान सिर्फ रात क्यों 2-3 बजे। देखिए और इनको कब्ज भी रहता है, ठीक है। तो कब्ज की वजह से भी पेट में दर्द रह सकता है। कब्ज सतन हकान यड़ दोद कर कुन सात बास इंसान सिम पेच ही बिल्कुल, मगर हाँ मतलब कब्ज ती अख वजह आसान कि मगर तमें मतलब गो ये इग्नोर करना। अगर यह बार बार इन ट्रबल करान तो इन बे सिम्टम मिसाल के तौर पर पेशाबस मज पेशाब करने विज कहरुन या बार बार पेशाब लकुट पेशाब बार बार फिर इनको एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, ये देखने के लिए इमन माह कुन जाए सेकदान वेकदान या कहीं वहीं कुन जाए यूरिनरी ट्रैक्स में। अगर वैसा नहीं है तो अगर ये कब्ज के जो मेजर्स हैं, हाँ जो मैं कहना चाहूँगा जो है कि ये अपने ये हेकन पन्नस खेनस मज सैलड ऐड कर गाजर मुज हाइड्रेशन थवन मेंटेन यानी कि त्रेश ठीक ठाक चवान बे मूवमेंट करान एक्सरसाइज करान तम सतन कब्ज रिलीव गसान। अगर उसके बगैर अगर अम वराई इन ये प्रॉब्लम रोजान तो इनको चेकअप करने मैं एक सजेस्ट करूंगा कि इनको एक अल्ट्रासाउंड और एक यूरिन एग्जामिनेशन कराना चाहिए। जी डॉक्टर साहब कुछ कॉलर्स हमारे होते हैं जो अपने सवाल हमारे प्रोडक्शन पैनल पे छोड़ देते हैं, जो हमारे साथी है वहाँ पे वो रिसीव करते हैं। श्रीनगर से एक कॉलर उन्होंने अपना सवाल छोड़ा है, वहाँ पे रीतू जी है, उनका सवाल हम तक पहुँचा है कि उनका किडनी स्टोन था तो सर्जिकल प्रोसेस के जरिए उनका रिमूव हुआ है, लेकिन बाद में डॉक्टर्स ने उनको ये नहीं बोला है कि आपको क्या खाना चाहिए और किस खाने से परहेज करना चाहिए ताकि ये स्टोन जो है ये दोबारा ना आए। ये रीतू जी का सवाल है श्रीनगर से। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किडनी स्टोन्स। जी देखा गया है कि जिनको किडनी स्टोन्स एक बार बन जाए उनको रिकरेंस का चांस होता है, अच्छा खासा चांस होता है। जी वंस स्टोन फॉर्मर इज अ रिफॉर्मर, जी फिर से बन सकती है। इनको सर्जिकली रिमूव किया गया यानी कि ठीक ठाक इसका साइज होगा, वो सर्जिकल प्रोसीजर क्या हुआ है वो एक दीगर बात है, लेकिन ये तब भी रिस्क इनको रहेगा कि स्टोन फिर से बन सकती है। तो इनके हाथ में क्या है, ये क्या कर सकते हैं। मेजॉरिटी जो स्टोन्स होती हैं वो कैल्शियम ऑक्जेलेट स्टोन्स होते हैं, तो ऑक्जेलेट रिच फूड जो है वो अवॉइड करना चाहिए। आजकल आपके पास सोशल मीडिया और इंटरनेट पे अच्छा खासा लिस्ट आपको इजीली मिल जाएगा जो ऑक्जेलेट फूड अवॉइड, जो ऑक्जेलेट कंटेंट जिसमें कम। मैं ये कहूंगा कि एक तो ये पानी ठीक ठाक पिया करें, रफली 2 से 2.5 लीटर पानी ये पिया करें क्योंकि आज मौसम भी गर्म है पूरे दिन में। तो हाँ जी 24 घंटे में। दूसरी चीज ये कि फ्रूट्स ये खाए, उनमें साइट्रेट होता है, उसकी वजह से जो है ना कैल्शियम ऑक्जेलेट अगर ज्यादा भी हो वो सॉल्युबल होता है जी। सो इनको रीतू जी को ये मशवरा रहेगा कि ये अपनी हाइड्रेशन मेंटेन रखें। दूसरा ये फ्रूट्स लिया करें, सैलड लिया करें, ताकि अगर इनको स्टोन बनती भी है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट प्रेसिपिटेट ना हो और वो एक्सक्रीट होते रहे। अगर इनके मतलब अगर रिकरेंट स्टोन हो तो उसके लिए भी मैंने आपसे जैसे पहले अर्ज किया था कि 24 आवर यूरिनरी इलेक्ट्रोलाइट एक स्टोन प्रोफाइल कि ये स्टोन वाकई में कैल्शियम ऑक्जेलेट है या कोई अनयूजुअल कंपोनेंट है, ठीक है। जैसे यूरिक एसिड भी एक कॉमन है।
अगर वैसा है तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक मेजर्स लेने हैं ताकि वो स्टोन ना बने। जी, बिल्कुल। जनरल मेजर्स इज हाइड्रेशन जी एंड साइट्रेट रिच फ्रूट। जी, तो बिल्कुल रितु जी, हमें उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। मशवरा आपके लिए फिलहाल ये है कि कैल्शियम ऑक्सीलेट्स जो जिन फूड्स में है वो आप अवॉइड करें। पातशाही बाग से एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, मोहम्मद लतीफ़ साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी लतीफ़ साहब, क्या पूछना चाहते हैं? लतीफ़ साहब, मेरी गुजारिश रहेगी कि आप लतीफ़ साहब अपने टेलीविजन को आप म्यूट करें पहले। अपने तो करें टेलीविजन की आवाज़ बंद, टेलीविजन करियो म्यूट, वॉल्यूम करियो बिल्कुल बंद। हाँ हेलो। हाँ प्रिची बस पन सवाल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं डॉक्टर साहब प्रचुन मे किडनी मज बहन स्टोन अहन मे करे वो यूनानी इलाज तो मगर मे करे तम फर्क वह कर बात ये अच्छा क्या तकलीफ तुम वनकस बासान अम मे दाग वग आसान क्या बहुत असल ठीक नॉर्मल। बिल्कुल लतीफ़ साहब तुंद करो सेठा शुक्रिया। बूझो डॉक्टर साहब क्या मशवरा तुंद। हाँ जी डॉक्टर साहब क्या। देखिए मुबशिर साहब, मैं आपसे अर्ज कर रहा था अभी कि स्टोन जो होती है ये मैनिफेस्ट करती है या एसिम्प्टोमेटिक रहती है, ये डिपेंड करता है ये कहाँ पे है, ये कुछ ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं कर रही है या इसकी वजह से ये एक इन्फेक्शन का फोकस बनती है। जी इन्फेक्शंस बार बार हो सकते हैं, वो एक प्रेजेंटेशन होती है। या कभी आपने इंसिडेंटली स्टोन देखी, पता चला अल्ट्रासाउंड आपने करा लिया और आपको पता चला कि स्टोन है, लेकिन जिस हिसाब से ये जो साइज इन्होंने बोला ऐसी स्टोन को रिमूव करना चाहिए, क्योंकि ये पर से ये ग्रो करेगी या ये इन्फेक्शन का फोकस बन सकती है, वो इनको बाद में ट्रबल कर सकता है। इसलिए इमन तकलीफ ना वनकन परवाह कह, मगर इमन पज अत मुतलिकन यूरोलॉजिस्ट समखुन, तिम वन कि मजीद मेजर क्या अत खतर नीन। एमरजेंसी एमरजेंसी क्या वनकन क्या एहतियात हेकन कर त्रेश चवान, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको कुछ देर पहले भी आपको बोला कि यम त्रेश चवान रेगुलरली। अगर यम स्मोकिंग वगैरह करान सह कर अवॉइड, अगर यम फ्राइड चीज ज्यादा खान सह कर अवॉइड। हाँ एनिमल प्रोटीन ऑल टुगेदर बंद करूँ क्या, लेकिन हाँ कम करना चाहिए। ये मेजर्स हैं ताकि स्टोन का जो साइज वगैरह करनी थोड़ा कम। बिल्कुल। बेमिना से एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, आप हैं अब्दुल रहमान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब ये इस क्वेश्चन बच्चों की ऐसे ये प्रोस्टेट उसने सेकंड ग्रेड मगन 100 में ये सही वेट 52 एज 52 आने का 52 एज प्रोस्टेट छुट्टी अब्दुल रहमान साहब ना 100 ग्राम्स आने ये 100 में वेट। अच्छा ओके 100 पे वेट प्रोस्टेट उस पे गुमल डायग्नोस किया आपसे इन्फेक्शन सेकंड आने सेकंड स्टेज पर। ठीक आप एंड दवा समान वो तो आपको जो राइट किडनी जो है आपको डॉक्टर बोलो मिडिल लोबस में से आप बात 20/30 तो अंत आप चिकन मतलब टिमोगन तो कुछ ना दवा पर सान जरूरत अगर ये वायरस क्लास मेमोरी का कोई करने का डैमेज मगर मिस्टर आसान पेशा में आम तौर ये करो कि तो डॉक्टर को देखो ये डिस्कवरी इट इज नॉट मेजर प्रॉब्लम ईश्वर रोजान हर कोई इंसान से पेशा रोजान हम जाती बटन जा रहे जी। और इसमें तो उसका डॉक्टर को ये बनी आप बस को बनान के बनी क्या है कि इस क्वेश्चन का मतलब नॉन एग्जिस्टिंग क्या क्वेश्चन का। बिल्कुल बिल्कुल अब्दुल रहमान साहब सेठा शुक्रिया फोन करो। बूझो डॉक्टर साहब क्या जवाब से जमा होते सवाल डॉक्टर साहब क्या जवाब। देखिए विद एज प्रोस्टेट बढ़ता है और उसके फिर सिम्टम्स होते हैं प्रोस्टेट बढ़ने के जी। जैसे इंसान को बार बार रात में यूरिन पास करने के लिए पेशाब करने खतरे पे वतन तो वतन, मगर ये प्रिवेंट मैं तो कित पे ट्रीट करूँ ये डिपेंड करता है प्रोस्टेट का साइज, सिम्टम्स कैसे हैं, सिविरिटी कैसी है उनकी, और जो अपर ट्रैक्ट है वो ठीक है, और दूसरा जो मेडिकेशन है, जो मेडिकेशन ऐसे पेशेंट्स को दी जाती है उनका प्राइमरी रोल ये होता है कि वो प्रोस्टेट के साइज को धीरे धीरे कम करती हैं, बट उसमें टाइम लगता है प्रोस्टेट के साइज कम करने में जी। अगर इनको अपर ट्रैक ठीक है, इनको बार बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन नहीं हो रहे हैं और इनके सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट है विद टाइम, तो इनको ये मेडिकेशन कंटिन्यू करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वैसी सूरत हाल में प्रोस्टेट को ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ सकती है जी। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि ये इनके सिम्टम्स कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। अगर ये अलार्मिंग नहीं है, ये स्टेबल है,
तो इनको भी कोई इमरजेंसी नहीं है कि इसका बिल्कुल घबरा जाए और उसका कुछ ये करें। ये अपनी मेडिकेशन जो इनको स्टार्ट की गई है, मेरा ख्याल है वो वही मेडिकेशन स्टार्ट की गई होगी जिसकी वजह से प्रोस्टेट के सिम्टम्स इनको कंट्रोल में रहे और उसका साइज कम हो। जी, टेलीफोन लाइन पर एक और कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात होगी लेकिन इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रास्ता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। डॉक्टर स्पीक में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। एक कॉलर है हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, मेराजुद्दीन साहब खानियार से कॉल कर रहे हैं। जी मेराज साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अपना सवाल पूछें आप। डॉक्टर साहब से पूछना था कि मैं जब भी यूरिन के लिए जाता हूँ जी, तो उसके बाद ड्रॉप्स निकलते हैं, 2-3 ड्रॉप्स, या कभी वेट करना पड़ता है 5-6 मिनट, तो उसके बाद और ड्रॉप्स निकलते हैं। जी मेराज साहब ये शिकायत कब से है? ये मुझे लगभग 10-20 दिन हो गए। अच्छा, 10-20 दिन रिसेंटली आपका शुरू हो गया ये। तो आपकी एज कितनी है? मेरी एज 32। इनको कोई और तकलीफ तो नहीं है, कोई और दवाई तो नहीं? कुछ नहीं है। आपको बुखार वगैरह तो नहीं होता या पेशाब? कुछ नहीं। पेशाब में जलन वलन तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं, खाली यही जब भी मैं यूरिन के लिए जाता हूँ तो बस उसके बाद ड्रॉप्स आते हैं, फिर मुझे वेट करना है। वजू में प्रॉब्लम होती है या नमाज के लिए जाता हूँ तो कभी कुछ झटका लगता है तो ड्रॉप्स निकलते हैं। जी मेरा साहब, बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब आपके सवाल का जवाब देंगे, आपको मशवरा देंगे, सुनिए क्या कहते हैं। देखिए, ये जो कंप्लेंट इन्होंने कही ये भी कॉमन कंप्लेंट होती है पेशेंट्स की। जी, जिस हिसाब से ये कह रहे हैं कि इनको कोई तकलीफ नहीं है, इनको इन्फेक्शन नहीं है या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कुछ नहीं है, और एक आखिर में इन्होंने बात की कि झटके से इनको यूरिन आ जाता है, तो ये एक इनकॉन्टिनेंस का एक किस्म होता है। जी, तो ऐसे पेशेंट्स को अगर इनको इवेलुएट करना चाहिए, अगर इनको सिम्टम्स ज़्यादा ट्रबल कर रहे हो तो एक ब्लेडेड डायरी मेंटेन की जाती है। जी, उसका मतलब ये होता है कि अब आपने 24 घंटे में कब कितना पानी पिया और कितना यूरिन आपने पास किया, ठीक है, वो मेंटेन किया जाता है ये देखने के लिए कि इनके ब्लेडर फंक्शन, स्टोरेज फंक्शन वो ठीक है या नहीं। अगर वो ठीक है तो ये बड़ा ट्रबल नहीं है। इनको कुछ कंजर्वेटिव मेजर्स से ही ये बेहतर हो सकते हैं, जिनमें पेल्विक फ्लोर मसल्स की एक्सरसाइज कही जाती है। जैसे आप कहेंगे कि आप एक पिल्लो 2 टांगों के बीच में रखें, उसको प्रेस करें, तो कहने का मकसद ये है कि पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं वो एक्सरसाइज, अगर इनको और कोई तकलीफ ना है तो ये कोई सीरियस मसला नहीं है। हंदवाड़ा से एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, खुर्शीद अहमद साहब। जी, खुर्शीद अब्दुल्ला साहब। जी जनाब। जी खुर्शीद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना सवाल पूछें। जी, मेरे अब्बा हैं जी, वो 1 महीने पहले उनका डायग्नोसिस हुआ सीकेडी, किडनी क्रॉनिक डिजीज, तो उनका क्रिएटिन लेवल है 2.3 जी, और उनका हमने रेनल स्कैन कराया था तो उसमें भी कुछ मतलब रिपोर्ट अच्छा नहीं आया है जी, और उनका जीएमआर रेट आया मतलब दोनों किडनीज का 19.7 जी। तो अभी हमने डॉक्टर साहब से ये कंसल्ट करवाया तो उन्होंने 3 हफ्ते का मेडिसिन दे दिया। तो जी जी, हाँ, तो मतलब ये हो रहा है उनको कंसिस्टेंटली स्वेलिंग हो रही है दाएं पैर में और गाउट हो रहा है। जी, तो आप ये जानना चाहते हैं कि इसका इलाज क्या हो सकता है? जी जी, हमने दवाई तो मतलब ब्लड प्रेशर की दवाई चल रही है जी, किडनी रेस्ट्यूल चल रहा है उनका। खुर्शीद साहब, आपका डॉक्टर साहब से बात करें, आप डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब आपसे। खुर्शीद साहब, आपके वालिद साहब की उम्र कितनी है? जी, वालिद साहब की उम्र 63 है। इनको प्रेशर या शुगर की तकलीफ तो नहीं है? जी जी, नहीं, शुगर की नहीं है। लेकिन जी, आप कुछ कह रहे थे इनको दाएं पैर में स्वेलिंग आ रही है, कुछ गाउट आपने शायद जिक्र किया। जी जी जी। अच्छा, खुर्शीद साहब बहुत शुक्रिया आपका, जवाब सुनिए आपके। सर, इनकी ना लेफ्ट किडनी कुछ एक्टोपिक आ रहा है उनका, तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि इनकी एक ही किडनी फंक्शनल है लाइक फ्रॉम बर्थ। अच्छा, जी जी जी, चलिए बहुत शुक्रिया, अपने सवाल का जवाब सुनिए। जी डॉक्टर साहब क्या बताएंगे? देखिए, मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में आपको एक बात कही थी कि क्रोनिक किडनी डिजीज के वजूहात, जी, उसमें से एक वजूहात जो होती है वो होती है कि जिसको हम कैकुट बोलते हैं, CAKUT, कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। जैसे ये इनका कहना था, ये अभी बोल रहे थे कि
एक किडनी जो है वो एक्टोपिक है, वो शायद स्मॉल साइज है, तो इनको ये कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी है। ऐसे पेशेंट्स को रिस्क रहता है जो इनकी कंजेनिटल हो गया बाय बर्थ। यस जी। लेकिन इनको अभी तक क्यों नहीं पता चला? क्योंकि दूसरी जो किडनी है वो काम कर रही थी, वो अच्छा काम कर रही थी, तो इनको पता नहीं चला। आज इनको इंसिडेंटली पता लग गया। लेकिन दूसरी चीज इन्होंने ये भी कही कि इनको गाउट है, तो गाउट पर से एक रिस्क फैक्टर है किडनी डिजीज के लिए जी। और क्रोनिक किडनी डिजीज से भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है, यानी कि दोनों चीजें हैं, बोथ वेज। तो शायद जहां तक मुझे लगता है कि अगर इनको एस्टैब्लिश क्रोनिक किडनी डिजीज हो चुकी है तो और अभी इनको राइट पैर में स्वेलिंग हुई है जी, तो शायद इनको गाउट का फ्लेयर भी हुआ है, तो उसकी वजह से भी किडनी फंक्शंस डिरेंज होती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इन्होंने पेन किलर्स तो नहीं लिए हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज बनती है, या गाउट के लिए ये क्रॉनिकली पेन किलर्स तो नहीं ले रहे थे, वो भी एक फैक्टर बनता है जी। तो अगर ऐसा है कि इनको क्रॉनिकली इनको गाउट था और ये पेन किलर्स ले रहे थे, तो शायद जो इनकी दूसरी किडनी है जो फंक्शनल अच्छा कर रही थी वो शायद थोड़ा थोड़ा डैमेज होने लगी है विद टाइम। ठीक है, तो अगर जहां तक मेरा सोचने का ताल्लुक है कि इनको शायद एस्टैब्लिश हो गई है क्रोनिक किडनी डिजीज। क्रोनिक किडनी डिजीज जो है ना वो उसको स्टेज किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द GFR। जैसे 30 से कम को हम एडवांस स्टेज बोलते हैं, उससे ऊपर को अर्ली स्टेज बोलते हैं जी। तो इन्होंने कहा GFR इनका 19 है, 19 है, तो प्रोबेबली ये एडवांस किडनी डिजीज में पहुंच गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे मेजर्स लेने हैं ताकि ये प्रोग्रेशन रिटार्ड हो, अगर रिकवर ना हो लेकिन रिटार्ड किया जाए। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इनका ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक होना चाहिए। अगर इनको अभी तक ब्लड प्रेशर नहीं था लेकिन इनको हो सकता है। दूसरा, ये NSAIDs यानी कि पेन किलर्स वो अवॉइड करें। यूरिक एसिड के लिए इनकी जो मेडिकेशन स्टार्ट हुई होगी वो भी डॉक्टर साहब की निगरानी में ही होनी चाहिए, क्योंकि वो जो इमीडिएटली अगर आप यूरिक एसिड लेवल्स कम कर दें तो इनका पेन एग्रेवेट हो सकता है। तो इसलिए ऐसे पेशेंट्स में यूरिक एसिड लेवल को, ऐसे ड्रग्स स्टार्ट करने से पहले जो यूरिक एसिड लेवल को कम करें, कुछ मेजर्स ऐसे दिए जाते हैं जिसकी वजह से पेन स्टेबलाइज हो जाए और उसके बाद आप यूरिक एसिड को कंट्रोल करना शुरू करें। तो ऐसे पेशेंट्स को रेगुलर सर्वेलेंस में रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि खुर्शीद अब्दुल्ला साहब को सेटिस्फैक्टरी जवाब मिल गया अपने सवाल का। हमारे साथ एक और कॉलर हैं, आपने कॉल किया है केरला के शहर कोचीन से, आप हैं मुजफ्फर हुसैन साहब। जी मुजफ्फर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, शुक्रिया आपने मेरा फोन, मैं बहुत टाइम से कॉल करने वाला था, कर रहा था, उठना ही रहा था, मगर शुक्रिया आपका आज लग गया और शुक्रिया जी 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 आपका भी बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम मेरा सवाल यह है डॉक्टर साहब से कि मैं तो कश्मीर हैंडीक्राफ्ट के साथ काम कर रहा हूँ, 1 साल से यहाँ का काम जो कोविड-19 से काम ही खत्म हुआ, तो उसकी वजह से मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ गई। तो मेरा ब्लड प्रेशर 100-160 रहता है, कभी नीचे भी आता है, मगर 10-20 दिन से मेरा 100-150 हो रहा है। तो जिसकी वजह से मुझे किडनी में थोड़ा लग रहा था कि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। तो फिर मैंने टेस्ट किया तो मेरा क्रिएटिनिन 1.4 आ रहा था। तो मैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास गया, यहाँ पे एक बड़ा हॉस्पिटल है, लेक्शोर हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल रेंज में है, आप पानी पीजिए बहुत ज्यादा तो ये ठीक हो जाएगा, मगर मेरा ब्लड प्रेशर डाउन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने मुझे दवाई दिया है, तो थोड़ा लग रहा है कि अभी ठीक है। तो मैं डॉक्टर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि 1.4 ये नॉर्मल रेंज में है और इसके लिए मैं क्या करना चाहता हूँ। बिल्कुल मुजफ्फर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने केरला से हमें फ़ोन किया। आपने जो सवाल पूछा डॉक्टर साहब से उसके लिए जवाब सुनिएगा। ये डॉक्टर साहब ये स्ट्रेस रिलेटेड ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं। देखिए, इनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और ये यंग एज में है, तो ऐसे पेशेंट्स को रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना चाहिए। अगर वो एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग से कंट्रोल नहीं हो रहा हो तो दूसरी ड्रग ऐड की जाएगी, या जो इनको स्टार्ट की गई ड्रग उसको अप टाइट्रेट किया जाएगा, उसका डोज बढ़ा दिया जाएगा। क्रिएटिनिन 1.4 का सवाल उन्होंने कहा, तो ये इस चीज़ पे भी एक नॉर्मल रेंज होती है क्रिएटिनिन की। तो अगर इनका वेट ज़्यादा है, यानी इनका अगर मसल मास ज़्यादा है, तो इनका क्रिएटिनिन 1.4 नॉर्मल भी हो सकता है। लेकिन अगर इनको रिपीटेड टेस्ट में इसकी ट्रेंड बढ़ती हुई दिखे, वैसी सिचुएशन में इनको ज़रूरी है कि ये एक नेफ्रोलॉजिस्ट का रुजू करे। लेकिन एक अभी ये क्या कर सकते हैं जो इनके लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये पानी पीते रहेंगे, बहुत पानी पीते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि उससे क्रिएटिनिन कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है जी। इनको अपना ब्लड प्रेशर जो प्राइमरली है, उनको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि ये दवाई का डोज बढ़ा सकते हैं जी, या इनको एक और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दी जाए
ताकि इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, चुनांचे कॉल्स लगातार आई हैं, अभी तक प्रोग्राम में हम बात नहीं कर सके, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते थे कि अभी कोरोना वायरस का मामला है, बहुत सारे केसेस भी आ रहे हैं, हालांकि हमारी यूटी में भी अब मामलात और केसेस बहुत कम होने लगे हैं, इम्प्रूविंग ट्रेंड है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर कोरोना किसी को हो गया तो क्या उसका कोई इम्पैक्ट किडनीज पर पड़ता है क्या? जी मुबशिर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। जैसे किडनी का जैसे कोरोना वायरस का इफेक्ट है वो बॉडी के ऑलमोस्ट किसी भी ऑर्गन पे इम्पैक्ट आता है इसका, ऐसे ही किडनी पे भी है। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स, मेजॉरिटी चंक जो है बहुत मिनिमल होता है और वो सेल्फ रिजॉल्विंग होता है। आपने बात की कि क्या इफेक्ट्स होते हैं। डायरेक्ट वायरस रिलेटेड इफेक्ट्स होते हैं किडनी पे और इनडायरेक्टली भी। डायरेक्ट मतलब ये वायरस पर से कुछ किडनी डिजीज को स्टार्ट कर सकता है, कुछ ग्लोमेरुलर डिजीज को स्टार्ट कर सकता है, या ट्यूबुलर डिसफंक्शन को स्टार्ट कर सकता है, या थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी जो बहुत सिवियर होती है लेकिन बहुत कम है। तो किडनी पे डेफिनेटली कोरोना वायरस का इफेक्ट है। मैनेज कैसे करेंगे उस पर भी मजीद बात होगी, लेकिन एक कॉलर को लेते हैं पहले। कोकरनाग से हमारे साथ हिलाल अहमद साहब जुड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम हिलाल साहब, अपना सवाल पूछिए आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, हिलाल अहमद नाम से पगड़ी एज 26। यस सर, मगर सर थोड़ा वेट 5 फुट ज्यादा है। कोता वेट लगभग सर 80 प्लस 80 kgs। ओके सर, मैं गाँव में बड़े तोल किडनी आस्ती ोर 5 दाद कर एमरल खुलम यह कमरस करान हिलाल साहब मे बासान तुम ति जाए ये तुंदिस मोबाइल सिग्नल सही कह इसलिए कत छान थोड़ा मन से अगर तुम उकुन उकुन पहां पकू तो साफ पहां गे वनु क्या पर्सन सर बुत इसके कम किडनी थोड़ा अच्छा शोंगन विषय दाग बासान तुम रस कर एनर्जी मगर बगैर नॉर्मल मगर मसले ज्यादा वह डॉक्टर साहब करो बदल उसने ब्या टेस्ट बे मजीद डॉक्टर मे फादर 56 तमिस ब्लड प्रेशर रोजान अक्सर। अच्छा तमिस कंट्रोल साहब ये ताप 10 मिनटन पे तो ब्लड प्रेशर खतन तो दवा खेवान ब्लड प्रेशर खतर दवा खेवान। अच्छा तुम वन कंट्रोल रोजान क्या तिमन क्या पे कर बहरहाल तुंद करो सठा शुक्रिया बूझो डॉक्टर साहब क्या जवाब दिन तुम दोशवनी सवाल गोडनेथ पन सवाल 60 वरी वंस 60 किलो वजन तो यमो बासो कि किडनी हुंद एरिया तथ दाग रोजान। देखिए मुबशिर साहब, इनका वेट ज़्यादा है। मैंने प्रोग्राम में पहले भी कहा कि ये भी एक फैक्टर बनता है क्रोनिक किडनी डिजीज के लिए। जी तो वेट इनको कम करना चाहिए जी। उसके लिए डाइटरी मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है। ये कैलोरिक इंटेक कम करें, एक्सरसाइज अपना रेगुलर मामूल बनाएं जी। और जैसे इनकी जो कंप्लेंट है वो बहुत ट्रिवियल लग रही है, ऐसा कोई मेजर इशू नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ इनको वेट पे कंट्रोल करना चाहिए जी। और हेल्दी लाइफस्टाइल एक्वायर करना चाहिए। और ये कोई घबराने की बात नहीं, अगर इनका बीच में इनको एक्चुअली ब्लड प्रेशर भी चेक करना चाहिए, अगर वो भी ठीक है तो कोई दिक्कत की बात नहीं जी। जहां तक इनके फादर का सवाल है कि वो 56 हैं जी, एस्टैब्लिश्ड हाइपरटेंसिव पेशेंट, तो लेकिन देखिए हाइपरटेंशन में ये एक इम्पॉर्टेंट इशू बन जाता है कि बहुत सारे मरीजों को पता ही नहीं होता है कि उनको हाइपरटेंशन है जी। क्योंकि ये मैनिफेस्ट नहीं करता, इंसिडेंटली पता लग गया जी। और दूसरा जिनको पता लग गया उनका कंट्रोल नहीं है, या तो मेडिकेशन ली ही नहीं, नॉन कंप्लाइंट है यानी नहीं ले रहे हैं प्रॉपरली, या अगर ले रहे हैं तो शायद कम डोज में ले रहे हैं और कंट्रोल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में एक बहुत ही कॉमनली जो बोला जाता है कि आप सॉल्ट रिस्ट्रिक्ट करें, इसका डेफिनेटली रोल होता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल में। जो आपके पास लाइफस्टाइल मेजर्स होते हैं, एक उसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए कि अपना सॉल्ट इंटेक आप कम करें। हमारे कश्मीर में बहुत कॉमन है कि हम नमकीन चाय पीते हैं, ठीक है, और पीपल जस्ट कैरी ऑन डूइंग दैट। तो इनको अपना नमक का जो मिकदार जो ये लेते हैं वो कम करनी चाहिए। एक दूसरा उसके बाद भी और जो इनको मेडिकेशन टाइम दी गई है वो अपने स्पेसिफिक टाइम पे लिया करें। अगर उसके बाद भी इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता है तो वैसी सिचुएशन में इनको या तो
जैसे मैंने पहले ही कहा कि इनका जो मेडिकेशन चल रही है उसका डोज बढ़ाया जाएगा, टाइट्रेट किया जाएगा, लेकिन वो डॉक्टर साहब की निगरानी में होगा। बिल्कुल, खुद ही नहीं कर सकते। खुद इनके पास जो मेजर है वो होता है कि आप सॉल्ट इंटेक आप कम करें, फ्रूट्स खाएं। फ्रूट से भी ब्लड प्रेशर का लेवल कम होता है, यानी कि फ्रूट्स में पोटेशियम है, और भी चीजें, एक पोटेशियम एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, कम होता है, स्टेबलाइज होता है। तो सॉल्ट कम करें, फ्रूट्स लिया करें, और अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिकेशन रेगुलर खाएं। अगर उसके बाद भी ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो डॉक्टर साहब की निगरानी में इनका ब्लड प्रेशर की जो मेडिकेशन है वो या तो एड ऑन की जाएगी दूसरी ड्रग, या तो जो ड्रग ले रहे हैं उसकी डोज बढ़ाएगी। बिल्कुल। प्रोग्राम में बात को आगे बढ़ाने से पहले नाजरीन एक वक्फा लेते हैं। बढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। एक बार फिर आपका खैर मकदम है नाजरीन। प्रोग्राम डॉक्टर स्पीक, आज बात हो रही है गुर्दों के अमराज के मुतल्लिक। डॉक्टर साहब, अभी जी एक कॉलर हैं हमारे साथ, पहले उनसे बात करते हैं। बांडीपोरा से एक कॉलर हैं, खालिदा जी, अस्सलाम वालेकुम जी, आप अपना सवाल पूछें। जी, मेरा सवाल है डॉक्टर साहब से कि मेरा यूरिन बार खराब जी, जब भी मैं का पानी पीती हूँ तब भी खराब होता है, ड्राई पनीर, टमाटर, मेरा यूरिन बार बहुत खराब होता है। जी खालिदा जी, आपको कैसे लगता है कि आपका यूरिन खराब है? आप टेस्ट कराती हैं या? मुझे हाँ, मैं टेस्ट भी कराती हूँ, उस टाइम प्रॉब्लम खुद भी होती है, मुझे लगता है प्रॉब्लम। कब से ये शिकायत, कब से है, कितना वक्त हो गया इसको? मुझे 2-3 साल हो गए, बहुत ज्यादा दर्द हो गया। जी, कोई दवाई वगैरह खाई होगी आपने? जी, मैं खाती हूँ, खुद आइसक्रीम खाती हूँ, लेकिन फर्क ज्यादा नहीं होता है। आप कुछ मैंने अल्ट्रासाउंड भी किया है। जी जी, खालिदा जी, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। खालिदा जी, अस्सलाम वालेकुम। आपको कोई और तकलीफ तो नहीं है? जी, कोई और तकलीफ नहीं है। जी जी, और कोई नहीं, और अच्छा, कोई जी, बहुत शुक्रिया खालिदा जी आपका प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। ये शिकायत आपको क्यों है और इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, डॉक्टर साहब आपको मशवरा देंगे। देखिए मुबशिर साहब, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल फिर से हम कॉमनली देखते हैं पेशेंट्स का, जी, जो पर्टिकुलरली यंग वुमेन होती हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, जी, ऐसे पेशेंट्स को बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। तो ये क्या करें कि एक तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाइजीन, जी, वो मेंटेन की जाए। दूसरा कि इनको जो मेडिकेशन दी जाए, अगर ये कह रहे थे कि आपने इन्होंने टेस्ट किया और इनको बार बार इन्फेक्शन आता है, तो एंटीबायोटिक जो इनको प्रेस्क्राइब की जाती है वो कितनी ड्यूरेशन के लिए दी जाए, वो इनको प्रॉपर्ली लेनी चाहिए। एक दूसरा, अगर इनको बार बार होता है इसके बगैर भी, तो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इसका कल्चर किया जाए, यूरिन का कल्चर किया जाए, ताकि ये पता करे कि ये एग्जैक्टली कौन सा बैक्टीरिया है और वो किस ड्रग को सेंसिटिव है, ताकि वही ड्रग इनको दी जाए स्पेसिफाइड टाइम के लिए। जी जी। कुछ लोगों को बार बार इन्फेक्शन होते हैं, उसके लिए या कोई और रिस्क फैक्टर होता है, जैसे शुगर, डायबिटीज, या यूरिनरी ट्रैक में कहीं एबनॉर्मलिटी है। फॉर एग्जाम्पल स्टोन है, जैसे मैंने पहले कहा कि एक स्टोन होती है, वो भी एक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का फोकस बनता है। तो इनको एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए ताकि ये देखा जाए इनको कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं, कोई स्टोन तो नहीं है। दूसरा, जो इनको यूरिन सैंपल है उसका कल्चर किया जाए, ये देखने के लिए कि ये कौन सा बैक्टीरिया है और ये किस एंटीबायोटिक को सेंसिटिव है, और वो उसी हिसाब से दवाई दी जाए और ट्रीटमेंट। कुछ एक पेशेंट्स को प्रोलॉन्ग प्रोफाइलैक्सिस भी देनी पड़ सकती है, अगर आपके रिकरेंट मान लो 6 महीने दवाई थोड़ी ज्यादा टाइम के लिए, 6 महीने में मान लो 2-3 बार आपको इन्फेक्शन होता है, तो ऐसे रिकरेंट यूटीआईज के लिए एक प्रोलॉन्ग कोर्स एंटीबायोटिक भी दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन बार बार ना। बिल्कुल खालिदा जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। ओमपोरा बड़गाम से एक और कॉलर हैं, महजबीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम महजबीन जी, आप अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे नाम महजबीन पूरा बड़गाम पे जी, पन सवाल बनी क्या? मेरे यूरिन खराब कंटिन्यूसली रोजान। हाँ कोता काल गो तो यार मे वोत वारिया टाइम। हाँ क्या दवा छवा खेवान की? दवा छो ने मे वन कहीं बस त्रेश वेश चवान तो मे रोजान फर्क। आज ना टोटल रोजान फर्क कहीं न। बे कुछ किस्म का तकलीफ मस्त है? नो सर, कहीं न। जी जी जी, बेशक क्या प्रश्न है?
मे वुचन मतलब अत क्या इलाज बिल्कुल बिल्कुल सठा शुक्रिया करो तुम कॉल करने खतर अम ब्रोह डॉक्टर साहब कॉलर खालिदा जी सवाल बिल्कुल तुहद ती मैंने आपसे कहा मैं जी वनो हाँ शायद इन्होंने मत नहीं सुना होगा, मैं जस्ट क्लैरिफाई कर दूं कि रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस यंग फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होते हैं जी, इसलिए इनको स्क्रीन कर लेना चाहिए कि इनको कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं, कोई स्टोन तो नहीं है। दूसरा हाइजीनिक मेजर्स, तीसरा यूरिन का कल्चर करा लेना चाहिए और जो एंटीबायोटिक दी जाए वो स्पेसिफाइड टाइम कितनी ड्यूरेशन के लिए वो खाने, उसके बगैर भी अगर होता है तो आपको एक लॉन्ग टर्म प्रोफाइलेक्स की जरूरत पड़ सकती है, जो मेजॉरिटी को नहीं पड़ती है, किसी किसी को पड़ती जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बारामूला से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, मनप्रीत कौर। मनप्रीत जी आदाब। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। जी गुड इवनिंग, बताएं आपका सवाल क्या है? जी हमें डॉक्टर साहब से पूछना है, एक्चुअली मेरे ब्रदर है, उनकी एज 32 है जी, तो उनके डायलिसिस चल रहे हैं, उनको किडनी की प्रॉब्लम है जी। क्या हम उन्हें ये वैक्सीन करवा सकते हैं जो कोविड की वैक्सीन शुरू हुई है? जी बिल्कुल, बहुत मुनासिब सवाल है आपका मनप्रीत जी, आपका बहुत शुक्रिया। सुनिए डॉक्टर साहब क्या मशवरा देते हैं आपको। जी डॉक्टर साहब, क्या इनको वैक्सीन करना चाहिए? डायलिसिस पर है पेशेंट, 32 ईयर्स एज। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल अगेन जी। देखिए मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट चाहे वो अर्ली स्टेज हो, एडवांस्ड रेनल फेलियर के पेशेंट्स हो या डायलिसिस पेशेंट्स हो जी, इनको कोविड वैक्सीन की कोई कंट्राइंडिकेशन नहीं है, ये बिल्कुल कोविड वैक्सीन ले सकते हैं जी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ माइल्ड या फीवर आए तो ये पैरास्टामोल टैबलेट ले सकते हैं उस टाइम पे जी। इनको कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, यानी कोविड का कोई भी वैक्सीन जो अवेलेबल बिल्कुल ये वैक्सीन लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी वक्त। बिल्कुल। इसमें मैं थोड़ा और भी क्लैरिफाई कर दूं कि शायद मौका ना मिले आगे। दूसरे पेशेंट्स होते हैं हमारे ट्रांसप्लांट पेशेंट्स जी, जैसे एक कॉलर इससे पहले भी थी जी, तो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में भी कोविड वैक्सीन लगाई जा सकती है जी 1 मंथ पोस्ट ट्रांसप्लांट जी, यानी कि पोस्ट ट्रांसप्लांट 1 महीने बाद बिल्कुल वैक्सीन लगा सकते हैं जी। या अगर किसी को ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, होने वाला है, तो वो 2 वीक्स प्रायर टू ट्रांसप्लांट अपना कोविड वैक्सीन सर्जरी से 15-20 दिन पहले ले एब्सोल्युटली। ज्यादा से ज्यादा एक पैरास्टामोल की टैबलेट जरूरत पड़ सकती है 1-2 दिन के लिए, दैट इज इनफ। इनको कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है वैक्सीन लगाने की। जी डॉक्टर साहब, अभी डायलिसिस की बात चली है तो हमारे जहन में ये सवाल आ ही रहा था कि अगर सपोज किसी पेशेंट की डायलिसिस हो रही है और इस दौरान खुदा न खास्ता किसी ऐसे पेशेंट को कोविड हो गया तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है? देखिए जैसे कि ये एक बहुत बड़ा एप्रीहेंशन था कि जो पेशेंट्स क्रोनिक किडनी डिजीजेज या वगैरह दूसरे कोमॉर्बिडिटी से दो चार हैं, ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा सिवियरिटी तो नहीं होगी, लेकिन हमारी ऑब्जर्वेशन है और डेटा भी इस पे आ रहा है कि ज़्यादातर पेशेंट्स जो क्रोनिक किडनी डिजीज या ट्रांसप्लांट पेशेंट्स जिनको कोविड हो जाए उनमें भी सिमिलरली मेजॉरिटी पेशेंट्स को बहुत माइल्ड इलनेस रहती है जो विद टाइम चली जाती है जी। कुछ एक पेशेंट्स को सीवियर डिजीज हो सकती है जिनको केयर मिलनी चाहिए हॉस्पिटल्स में, बट मेजॉरिटी ऑफ देम दे बिहेव वेल विद कंजर्वेटिव मेजर्स ओनली। आपने जो सवाल पूछा कि कोविड कोई पेशेंट है जो डायलिसिस पे है उसको कोविड हो गया जी, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे भी डेजिग्नेट किए हैं सेंटर्स जहाँ पे कोविड पेशेंट्स को डायलिसिस मिलती है, जैसे JLNM रेनावारी में है, वहाँ पे कोविड पेशेंट्स को अंडर प्रॉपर प्रोटोकॉल होती है, या शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट में ID इन्फेक्शियस डिजीज ब्लॉक में एक यूनिट क्रिएट कर दिया गया है। इसके बावजूद भी हमने भी SMHS में भी कुछ एक पेशेंट्स की डायलिसिस की है जो कोविड पॉजिटिव थे, मिनिमम सिम्टम्स थे, अंडर प्रॉपर प्रोटोकॉल जी, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल द SOPs। जी एक कॉल लेते हैं पहले, उसके बाद मजीद बात करेंगे। बोटकदल श्रीनगर से मुजम्मिल साहब हैं हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, अपना सवाल बताएं मुजम्मिल साहब। डॉक्टर साहब बस बिलाल साहब बोटकदल लाल बहादुर पे जी। मे मदर इज एक्चुअली डायबिटिक हाइपरटेंसिव तो CKD तो डायबिटिक खतर इंसुलिन निवान तो हाइपरटेंसिव खतर दवा निवान ठीक तो CKD खतर डॉक्टर साहब आप सोडियम बाइकार्बोनेट निवान तो बे निवान निबुला 2.5 ठीक तो यमन पत्म अकिस 2 रेतन बने कंसल्टेशन कहें, क्रेटनिन गो यमन शूट 2.9 तो यूरिया गो शूट 100 तो अस क्या हेको यमन वनकस कर? बिल्कुल डॉक्टर साहब। हाँ अम ब्रो तुम को शूट क्रिएटिनिन 2.9 अम ब्रो कोता रोतान क्रिएटिनिन यमन 2.4 2.5 बे गो लास्ट ईयर डॉक्टर साहब एक्यूट एसिडोसिस VBG आयो एबनॉर्मल कार्बोनेट्स ज्यादा गमित थोड़ा बहुत। जी जी
तो पत कोर डॉक्टर साहब इंट्रोड्यूस तम सात बाइकार्बोनेट कोरुक स्टार्ट अन जी ठीक मुजम्मिल साहब सेठा शुक्रिया बूझू डॉक्टर साहब क्या मशवर दिन तुहंदिस बीमारस खतर देखिए इनका जो पेशेंट है इसको डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन भी है, ऑलरेडी क्रोनिक किडनी डिजीज़ एस्टैब्लिश हो चुकी है। तो ऐसे पेशेंट्स का विथ टाइम क्रोनिक किडनी डिजीज़ में प्रोग्रेशन होता है जी। जो मेजर्स लिए जाते हैं ब्लड शुगर के अच्छे कंट्रोल से, ब्लड प्रेशर के अच्छे कंट्रोल से, और जो दूसरे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जैसे मैंने कहा पेन किलर्स वगैरह, वो अवॉइड करने के, ये इन सब चीज़ का मोटो होता है, इन सब चीज़ का एम होता है ताकि सीकेडी का प्रोग्रेशन रिटार्ड किया जाए। और दूसरा किडनी की जो अब जैसे हमने स्टार्ट में भी बात की कि किडनी की किडनी का एक काम ये भी होता है कि ये एसिड बेस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करे बॉडी में। हीमोग्लोबिन लेवल्स उसमें भी इसका रोल है कि कितना मेंटेन हो। तो जो मेडिकेशन इनको दी जाती है, जैसे इनको इंसुलिन चलती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स चलती हैं, और अगर इनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल ठीक है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल ठीक है, इन्होंने रिसेंटली कुछ पेन किलर वगैरह नहीं लिए हैं, तो इनको घबराने की बात नहीं है। सोडा बाइकार्ब ये जो ले रहे हैं उसका रोल होता है एक किडनी डिजीज के प्रोग्रेशन को स्लो कर देना, दूसरा बोन मेटाबॉलिज्म में भी उसका रोल होता है। तो इनको घबराने की बात नहीं है। They should continue their medication as per their routine, soda bicarb and other things. They should continue. जी चलिए एक और कॉल लेते हैं प्रोग्राम में। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कंगन से अब्दुल अहद साहब जुड़े हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज सब क्या सवाल तो सवाल है कि मैं पत्नी रात की आज जाए तैयारी मिसिस तमिस गास से लोग अच्छा पता गए डॉक्टर साहबस मतलब दवा इलाज करने खतर तक कोरोना पॉजिटिव टेस्ट अहन सो पॉजिटिव टेस्ट तो पॉजिटिव ठीक है आज गए आज कुछ दोनों से क्वारंटीन हाँ वन क्वारंटीन मगर हेको तमिस मतलब टेस्ट नए सर्टिफिकेट तमिस कुछ कस्म कह सिम्टम्स मजा ठीक है ठीक अब्दुल साहब सेठा शुक्रिया करो तुहद कॉल करने खतर। डॉक्टर साहब इनका सवाल आपने सुना, यमन क्या पज कर पज रिपीट टेस्ट कर कि ना? देखिए अराउंड 2 से 3 हफ्ते के बाद जैसे इनके कोई मेजर सिम्टम्स नहीं है, इंसिडेंटली इन्होंने पता किया कि इनको कोविड पॉजिटिव आया, तो 2 से 3 हफ्ते के बाद इनको टेस्ट करा लेना चाहिए। वो अगर नेगेटिव है तो ही कैन लिव ए नॉर्मल लाइफ। जो इनको ट्रीटमेंट अपनी जो इनको ट्रॉमा मेरे जहाँ तक मैंने सुना शायद इनको कंसल्ट करने की जरूरत है, और कोई घबराने की जरूरत है नहीं इसमें, लेकिन इनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जो इनको आई को ट्रॉमा हुआ वो कर लेना चाहिए। जी फतेह कदल से एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, आप हैं मिराजुद्दीन साहब। जी मिराज साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी आपका सवाल क्या है? जनाब मदर के वार्म लाना तो थे टेलीविजन वॉल्यूम बंद आना जनाब ठीक है तम पता कवश तुम का साफ पहां बूझित आना जनाब ठीक है अच्छी मदर जी मदर ऐसे गोडन वर्म आना तो वो चीज दफा अगर टेस्ट करो इमस टेस्ट करो नंबर तो इन हेको कर कोरोना ये वैक्सीन अच्छा वर्म क्या यमन रोजान यमन क्या तकलीफ अमिस ऑलरेडी नर्व प्रॉब्लम अहन वो तु यहां जानन कि वैक्सीन हेकवा यमन करित अमिस हेको वैक्सीन कर बेकुस टेस्ट कर इमस करो इमस कुछ टेस्ट करो इस वीकेंड टेस्ट कम खतर छु तुम वन या वर्म खतर आना बिल्कुल मिराज साहब सेठा करो शुक्रिया तुहद फतेह कल पे करो तुम कॉल तो यह सवाल यह प्रोस डॉक्टर साहब क्या मशवर दियो तो इन वालद खतर इमन वन गोडन इमन वर्म तथ खतर पज डेफिनेटली इमन इन्वेस्टिगेट करना यम क्या हेकन करित किडनी फंक्शन टेस्ट अल्ट्रासाउंड बे यूरिन एग्जामिनेशन अगर यह ठीक गो यह किडनी वजह से कहें TSH लेवल पे करना थायराइड चेकअप करना ये वुचने खतर कि इमो मज मा कम वजूहत ठीक है। दूसरी चीज होती है कि इनको अमिश वैक्सीन करूँ, ये बिल्कुल वैक्सीन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वैक्सीन कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब चनाचे वन प्रोग्राम कहीं मिनट नश हम इससे पहले कि हम कुछ और बात करें किसी और डिजीज़ के बारे में, हमारे पास टाइम बहुत कम रहता है। मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि कई हमारे नाजरीन हैं, कॉलर्स हैं, उन्होंने हमको ज़ाती तौर फ़ोन किया कि जब आप डॉक्टर साहब से बात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम उनको बताते हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर साहबान ये कहते हैं कि एक डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए या हॉस्पिटल आइए, तो दवाइयाँ वगैरह प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं।
मुझे लगता है कि जैसे मैं आपसे शो से पहले भी बात कर रहा था इस बारे में, नाजरीन को मैं बता दूंगा कि अगर डॉक्टर साहब यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन आपको देते हैं, दवाई लिखते हैं, तो ये बहुत सारे लोग देखते हैं, अलामात बहुत सारे लोगों में यकसा रहती हैं, एक जैसी रहती हैं, लेकिन वजूहात मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसलिए दवाई जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं की जा सकती है। हाँ, फर्स्ट एड के तौर डॉक्टर साहब जैसे मशवरा देते हैं और एहतियात क्या बरतनी चाहिए वो हम बता सकते हैं। तो पहले हम एक कॉल लेते हैं। ये प्रोग्राम की आखिरी कॉल है। पीरबाग से हमारे साथ कॉलर जुड़े हुए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं पीरबाग से बोल रहा हूँ। जी बताइए आपका सवाल क्या है? हाँ, मेरा सवाल है, मेरा ये तकलीफ है मैदे का, 3 साल हो गया। मैंने ये उसने बोला उसमें निकला इन्फेक्शन। जनाब बकर तो अर्ज तुशु मोबाइल फोन पे करान फोन तुहज आवाज छन बिल्कुल अस ताम वातान कहीं, इसलिए छुन समझ यवान तुहद सवाल कह। मतलब मे म्याद तकलीफ सर, म्याद तकलीफ अहन सर। पत कोर मे डॉक्टर कंसल्ट तम वो मे स्टोनोग्राफी एंडोस्कोपी तो मे कोर म्यादस एंडोस्कोपी तथ द्राव थोड़ा सा इन्फेक्शन। तो मगर दवा दित सर, मगर तथ दिन में 3 मिले फर्क कहीं बे मोल बिल्कुल बकर तो अर्ज कि तुम रूजू सोन प्रोग्राम वुचान। डॉक्टर साहब दिन तुंदि सवाल जवाब तुम म्यादस इन्फेक्शन ओसमुत एंडोस्कोपी कर ननोमुत। अगर तुम पगह तह हेकु कॉल कर पगह आसन म्याद की डॉक्टर साहब अस स्टूडियोस मज, मगर आज कर बह डॉक्टर साहब गुजारिश कि मुमकिन पगह लगे कॉल इन दी तो मशवर इन क्या पज कर। यमो वोन कि इन शायद म्यादस पेन आसान, रीढ़ आसान पेन इस आम कंप्लेंट अम पे आम एंडोस्कोपी कर वन तथ मे इन्फेक्शन। एच पाइलरी कॉमन इन्फेक्शन आसान म्यादस मज हेक अल्सर कर, ठीक है। तो अत खतर इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, मगर सो रेजिमेन आसान कह रेजिमेन से 2 हफ्तन खतर, 3 हफ्तन। बिल्कुल बिल्कुल। तो रिड इनको मतलब इस तकलीफ से निजात दें कि ये इन्फेक्शन गि क्लियर जी। योतामत मे आव समझ इन शायद यह एच पाइलरी इन्फेक्शन इन पज सो ट्रीटमेंट कोर्स कंप्लीट कर, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, हम आखिर में अपने नाजरीन के लिए और किडनी का तहफ़्फ़ुज़ कैसे यकीनी बनाएं, आप एक मुख्तसर सा पैगाम, हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है। देखिए मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये कि ये पैंडेमिक चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हमें पैंडेमिक के बारे में स्टार्ट में नहीं पता थी, इसको वायरस के बारे में विद टाइम हमें पता चलती गई और इफ़ेक्टिवली हमने उसके बारे में मेजर्स लिए। दूसरी चीज़ ये कि जो सेल्फ मेडिकेशन एक बहुत कॉमन चीज़ है। फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को आप PPIs प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यानी कि पेंटोपराजोल, हमारी बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जो उसको खाते ही जाती हैं। अगर डॉक्टर साहब ने 1 हफ्ते के लिए रखी हैं या 2 हफ्ते के लिए रखती हैं, वो उसको कंटिन्यू खाए जा रहे हैं, उसका भी किडनी पे असर होता है। पेन किलर्स, उसका भी किडनी पे असर होता है। तो ऐसे ही एंटीबायोटिक्स कितनी दी जाए, किस डोज में दी जाए, आपके लिए क्या इफेक्टिव है, ये सारी चीज़ें आप खुद डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर्स, क्योंकि वरना आप एक टाइम ऐसा आता है कि आपको किडनी डिजीज एस्टैब्लिश हो चुकी होती है, जब आपके पास मेजर्स नहीं है ज़्यादा, फिर उसको रिवर्स करने तो ज़रूरी है कि हम माहिरीन के मशवरों पर अमल करें। डॉक्टर साहब ने जो मशवरे दिए उस पर भी अमल करें। डॉक्टर मुज़म्मिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मसरूफियात के बावजूद आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए, हमारे नाजरीन के साथ आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपको बता दें कि कल के शुमारे में, इसी प्रोग्राम के कल के शुमारे में हमारे साथ यहाँ मौजूद रहेंगे डॉक्टर शौकत अहमद कदला साहब। ये एक मारूफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं। आप मैदे के तकलीफ के बारे में इनसे सवाल पूछ सकते हैं कल के शुमारे में। आज के शुमारे से हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।